Hey guys, welcome back to my YouTube channel where we are discussing the mathematical tools for physics. As you know that from the last two lectures we have been studying the topic of algebra. We have discussed the algebraic identities and also we have discussed the quadratic equations. And on top of it, we also discussed in the last lecture the binomial theorem for a positive integral index and also for any index. And today we are going to proceed forward with the new lecture on the topic of algebra. So let us move to the lecture so that we can see what we are going to discuss today. जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं और उस मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि जो स्टडी है उन मैथमेटिकल टूल्स की स्टडी है जो फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं उनकी स्टडी को थोड़ा सिस्टमेटाइज किया जाए। और उसमें हमने पहला जो चीज़ उठाई थी या पहली जो चीज़ उठाई थी वो था अलजेब्रा। तो यहाँ से from the last two lectures we have been discussing things regarding algebra. तो पहले हमने पढ़ा था जो पहली चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो थी all about algebraic identities and quadratic equations. So algebraic identities और quadratic equations के बारे में हमने कुछ चीज़ें सीखी है, फिर रूट्स के बारे में भी हमने यहाँ पर कुछ पढ़ा है। और इसके बाद हमने पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम नेचुरल इंडेक्स के लिए। तो दूसरे लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ा और वो भी हमने पढ़ा नेचुरल इंडेक्स के लिए या पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स भी कहते हैं, जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलॉन्ग करता है या नेचुरल नंबर ही है। इसको लिखते हैं n बिलॉन्ग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस तरीके से लिखते हैं इसको। n इसको कहते हैं बिलॉन्ग्स टू और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और उसी तरीके से हमने पढ़ा था रियल इंडेक्स फॉर अ रियल इंडेक्स या फॉर एनी इंडेक्स हमने वहां पर पढ़ा था। और रियल इंडेक्स में n क्या होता है? n होता है रियल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर को वो बिलोंग करता है। तो ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखी है। और जो आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीटली डिवोटेड होने वाला है टू द स्टडी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द ग्राफ्स। तो पहले हमने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम फॉर पहला नेचुरल इंडेक्स या पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए और फिर फॉर एनी इंडेक्स या फॉर रियल इंडेक्स के लिए। और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स एंड सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स। तो कौन सा टॉपिक आज का हमारे रहने वाला है वो है ग्राफ्स और सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स। तो यहाँ पर हम ग्राफ्स पढ़ेंगे और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स के बारे में भी हम सीखेंगे। अ, तो तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं विदाउट डिले। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्राफ्स एंड सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स, या जो सेक्शन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है ग्राफ्स एंड सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स। ग्राफ्स एंड सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स। तो पहले हम कुछ प्री रेक्विजिट्स या इसके जो पहले कुछ जो बेसिक नॉलेज एक स्टूडेंट को होनी चाहिए उसको हम पहले गैदर आउट करेंगे। और वो हम यहाँ पर रफ वर्क पर पहले सीखेंगे कि ग्राफ क्या होता है और कहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। जो पहला पॉइंट हमें सीखना है, पहला पॉइंट हमें जो सीखना है, फर्स्ट पॉइंट हमें सीखना है प्लेन क्या होता है। पहली चीज जो सीखनी है हमें वो है कि व्हाट इज अ प्लेन। तो हम क्या कहेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे प्लेन क्या होती है? प्लेन होती है एक सरफेस। प्लेन क्या होती है? एक सरफेस होती है। लेकिन कौन सी सरफेस होती है? ये एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें ना कोई डिप्रेशन होता है, DRE, डिप्रेशन, DEPRESSION, जिसमें ना कोई डिप्रेशन होता है और साथ ही ना इसमें कोई हम्प होता है, ना ही इसमें कोई HUMP हम्प्स होते हैं। तो प्लेन एक ऐसी सरफेस है जिसमें ना ही डिप्रेशंस होते हैं ना ही हम्प्स होते हैं किसी भी जगह पर, एट ऑल पॉइंट्स, एट
all points। तो अगर हम कोई भी पॉइंट एट ऑल पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है, एट ऑल पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास एक ऐसी सरफेस है, तो हम इस तरीके से बनाएँगे। अगर हमारे पास एक ऐसी सरफेस है, जिस सरफेस का अगर हम कोई भी पॉइंट उठा लें, ये पॉइंट फॉर सपोज़ अगर इस पॉइंट पर ना ही डिप्रेशन है, ना ही हम्प है और फिर जब मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉइंट लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पर नहीं है, ये इस पॉइंट पर चेक करना है, इस पॉइंट पर चेक करना है, हर एक पॉइंट पर चेक करना है कि वेदर देयर इज़ अ डिप्रेशन और वेदर देयर इज़ अ हम्प। डिप्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉट होल। हम्प का मतलब होता है एक तरीके से माउंटेनस फिगर, MOUS माउंटेनस फिगर, माउंटेनस फिगर। तो अगर हमारे पास एक ऐसी सरफेस है, जिस सरफेस पे वो क्या कह सकते हैं, ना ही डिप्रेशंस होते हैं, ना ही हम्प्स होते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं प्लेन, उस सरफेस को कहते हैं हम प्लेन। अ, तो चलिए अगर हम एक और सरफेस लेंगे, फॉर सपोज़ अगर हमारे पास एक ऐसी सरफेस है, ये सरफेस है, लेकिन इस सरफेस का क्या हो रहा है, बीच में ये सरफेस ऐसी है, बीच में ये ऐसी सरफेस इस तरीके से है। मीन्स इसका जो है, इस पॉइंट पर एक प्लेन है, यहाँ पर भी प्लेन है, यहाँ पर प्लेन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यहाँ पर है। ये पॉइंट अगर ये यहाँ पर होता तो ये प्लेन होता, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पर है, ये ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें हमारे पास एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इसका एक हम्प है। क्या है? हम्प है। तो हम कहेंगे जो ये सरफेस है, ये प्लेन नॉट प्लेन, ये प्लेन नहीं है। तो सिंपली हम कहेंगे प्लेन एक ऐसी सरफेस है जिस पे ना ही डिप्रेशन या अगर ऐसा होगा, अगर इस तरीके से होगा, यहाँ पर ये प्लेन है, अगर इस तरीके से होगा, यहाँ पर हम के बजाय अब डिप्रेशन है, एक तरीके से एक होल है या पॉट होल है, तो हम कहेंगे उस वक़्त ये भी प्लेन नहीं होगा। तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि प्लेन सरफेस क्या होती है। प्लेन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है का ना ही कोई डिप्रेशन होता है, जिसमें ना ही कोई हम कह सकते हैं गड्ढा होता है, ना ही उसमें कोई हम्प्स होते हैं। हम्प्स या एक उठा हुआ रीजन होता है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। इसके बाद बारी आती है इक्विपिंग द प्लेन। तो जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो हमारा ग्राफ होता है, जो हमारा ग्राफ होता है, वो हम कहाँ पर ड्रॉ करते हैं? वो हम इसी प्लेन पर ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ कुछ ऐसी चीज़ होती है जो ड्रॉ की जाती है प्लेन पर, जो ड्रॉ की जाती है प्लेन पर। लेकिन साथ में ही हमें याद रखना है, ग्राफ के साथ एसोसिएटेड होती है रिलेशन। एसोसिएटेड क्या होती है? रिलेशन। मीन्स जब हम कहते हैं ग्राफ ड्रॉ करना, ये ग्राफ हमेशा किसी रिलेशन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ होता है और उस रिलेशन में क्या होता है? उस रिलेशन में 2 क्वांटिटीज़ होती है, 2 क्वांटिटीज़ होती है एट लीस्ट 2 क्वांटिटीज़ होती है। एक को डिनोट किया जाता है y से और दूसरे को डिनोट किया जाता है x से। जनरल क्वांटिटीज़ के लिए एक को डिनोट किया जाता है y से और दूसरे को डिनोट किया जाता है x से। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर है आपको। तो ग्राफ कहाँ पर प्लॉट किया जाता है? ग्राफ प्लॉट किया जाता है प्लेन पर। लेकिन ग्राफ किसका प्लॉट किया जाता है? ग्राफ प्लॉट किया जाता है एक रिलेशन का, जो रिलेशन 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आपस में जोड़ती है। जो रिलेशन 2 या 2 से ज़्यादा एट लीस्ट 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आपस में जोड़ती है। एक तो होता है x और एक तो होता है y, दूसरा होता है x। दूसरा होता है x। आई होप कि इतना आपको दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। जो ये y होता है, इस y को कहते हैं इनको वेरिएबल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इकट्ठा इनको वेरिएबल्स कहते हैं। जो x भी होता है,
जो y भी होता है, इनको कहते हैं वेरिएबल्स। लेकिन जो y वेरिएबल होता है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x होता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये रिलेशन है, रिलेशन को हम यूजुअली इस तरीके से लिखते हैं, y इज रिलेटेड टू f ऑफ x। इस तरीके से लिखते हैं इस रिलेशन को। इस रिलेशन को आपको याद रखना है कि फॉर्मेट क्या होता है रिलेशन का। y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये फॉर्मेट होता है रिलेशन का। ये हमें बताती है कि y दरअसल रिलेशन है x की। y का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है, y का जो वैल्यू है, इसका ये मतलब है y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। y का वैल्यू डिपेंड करता है किसके वैल्यू पर? x के वैल्यू पर। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा कहते हैं और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। x का वैल्यू हम यहीं से देते हैं और y का वैल्यू वहीं से निकल कर आता है और इसको यूजुअली हम इस तरीके से लिखते हैं। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, ग्राफ कुछ ऐसी चीज होती है जो एक रिलेशन के लिए ड्रॉ की जाती है और किया जाता है ड्रॉ कहाँ पर? प्लेन पर। लेकिन किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया जाता है? प्लेन। तो हमारे पास एक प्लेन है, आप सपोज कीजिए जो ये बोर्ड है ये हमारा प्लेन है। तो इस प्लेन पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किया जाता है? इस प्लेन को पहले इक्विप किया जाता है, किसके साथ? इस प्लेन को इक्विप किया जाता है। प्लेन को क्या किया जाता है? इक्विप किया जाता है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से इक्विप किया जाता है। से ये एक लाइन है, से ये हमारी एक लाइन है, तो ये हमारी दूसरी लाइन है। तो जो ये दो लाइन्स है, ये होती है हमारी, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारी होती है वाई एक्सिस। क्या होती है? वाई एक्सिस, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th या क्लास 10th में। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ को प्लॉट पहले हम देखेंगे कि जो ये हमारा प्लेन था, जब हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ की, इस प्लेन ने इसके इस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ने इस प्लेन के 4 हिस्से किए। ये है पहला हिस्सा, ये बनता है हमारा दूसरा हिस्सा, ये होता है हमारा तीसरा हिस्सा और ये होता है हमारा चौथा हिस्सा। जो पहला हिस्सा है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ये होता है इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो इस ही प्लेन पर, क्लियर? तो प्लेन पर ही ग्राफ प्लॉट किया जाता है, लेकिन पहले उस प्लेन को हमें क्या करना पड़ता है? उस प्लेन को हमें पहले इक्विप करना पड़ता है, किसके साथ? कार्टेशियन, या इस किसके साथ इक्विप करना पड़ता है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से पहले हमें इसको इक्विप करना है, फिर इसके बाद हम मतलब ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ हमेशा एक रिलेशन का ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए अब हम डेफिनिशन की तरफ जाते हैं। तो इतनी चीजें समझने के बाद अब हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशंस क्या है? तो हम सिंपली क्या कहेंगे? तो इतनी जानकारी आपके पास मतलब होनी चाहिए सो दैट यू कैन स्टडी द ग्राफ्स। तो ग्राफ को डिफाइन किया जाता है कि ग्राफ एक लाइन होती है। ग्राफ क्या होती है? एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जो या तो स्ट्रेट होती है या तो कर्व्ड होती है। तो जो ये लाइन है, या तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी या तो ये कर्व्ड लाइन होगी। व्हिच शोज़, लेकिन ये ग्राफ हमें क्या दिखाता है? व्हिच शोज़ द वेरिएशन ऑफ अ वन क्वांटिटी। क्या दिखाता है? ये ग्राफ हमें दिखाता है कि किस तरीके से एक क्वांटिटी या एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम फॉर से y क्या कहेंगे, किस तरीके से ये वैरी हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी।
क्वांटिटी। तो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ये फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, उस चेंज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेखा, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। जो लाइन या एक स्ट्रेट लाइन होती है या एक कर्व्ड लाइन होती है, उसी लाइन को कहते हैं ग्राफ। और ये लाइन कहाँ पर ड्रॉ की जाती है? ये एक प्लेन पर ड्रॉ की जाती है, जिस प्लेन को इक्विप किया जाता है किसके साथ? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स के साथ। फिर इसके बाद इस प्लेन का नाम रखा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या और इस सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप कि जो ये ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया है कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होती है एक लाइन जो या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है या तो कर्व्ड लाइन हो सकती है, जिस लाइन से हम क्या दिखाते हैं, हम एक फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशन, कि किस तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है जैसे ही दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन लाई जाती है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशन को दिखाना विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशंस व्हिच हैव बीन ब्रॉट इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, इस वेरिएशन को दिखाना by means of a line which is either a straight line or a curved line is something is what we call a graph। तो उसी को हम कहते हैं ग्राफ। लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशन दूसरी, इसका ये मतलब है जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है से y, इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करना चाहिए x के वैल्यू पर। y का वैल्यू डिपेंड करना चाहिए x के वैल्यू पर, तभी तो वेरिएशंस हम दिखा सकते हैं। यानी y होनी चाहिए एक रिलेशन x की, y होनी चाहिए क्या? एक रिलेशन x की, जिसको मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि y को किस तरीके से लिखा जाता है, कि y होता है इस तरीके से रफ में हमने दिखाया था, y इसको हम लिखते हैं f of x। तो y होनी चाहिए x की एक रिलेशन, या इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ x। y होनी चाहिए x की एक फंक्शन, मींस y का जो वैल्यू है वो डिपेंड करना चाहिए x के वैल्यू पर। तभी जब इस तरीके की एक रिलेशन होगी तो x का जो वैल्यू वैरी करेगा, उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू भी वैरी करेगा, और उसी वेरिएशन को विद रिस्पेक्ट या इसी वेरिएशन को एक स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन के सहारे से दिखाने को ही ग्राफ कहता है, या फिर इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन या दिस फंक्शन। आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि ग्राफ क्या होता है। इसके बाद साथ में ही ग्राफ इज ऑलवेज ड्रॉन, जैसा कि मैं कह रहा था, ग्राफ इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए प्लेन। एक जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ हमेशा ड्रॉ कहाँ पर किया जाता है? ये एक प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है, जिस प्लेन को पहले इक्विप किया जाता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के साथ। जिन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक ग्राफ हमेशा ड्रॉ किया जाता है प्लेन पर, जिस प्लेन पर हमने पहले से ही ड्रॉ की हुई हो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। उनमें से एक लाइन को कहते हैं, यूजुअली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। जहां पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं वो वैल्यूज जो वैल्यूज एक्स रिसीव करेगा, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं वो वैल्यूज जो वैल्यूज टेक अप करता है y, जब हम x के वैल्यूज को पुट इन करते हैं, x के वैल्यूज को वहां पर डालते हैं। आई होप कि दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्लेन होगा। फॉर सपोज जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ही हमारा यहाँ पर प्लेन बनता है। जैसा कि मैंने कहा कि प्लेन एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें ना ही डिप्रेशंस होते हैं, ना ही उसमें क्या होते हैं, हम्प्स होते हैं। a surface which is without depression and hump, तो ऐसी सरफेस को ही प्लेन सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है, इसी को मान के चलिए कि ये हमारी प्लेन सरफेस है। इसी प्लेन सरफेस पर मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ किया है, और जब मैंने प्लेन को इक्विप किया है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से, इसी प्लेन पर फिर क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? इसी प्लेन पर हम ड्रॉ कर सकते हैं फिर ग्राफ्स, जो एक फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशन को दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो जो इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैं कह रहा था, जो इंडिपेंडेंट, फिर से हम पहले समझेंगे। पहले जो y का जो वैल्यू है
y का वैल्यू डिपेंड करता है x के वैल्यू पर। मीन्स जो पहली फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वेरिएशन दिखानी है, उसका वैल्यू डिपेंड करता है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर। तो इसलिए जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। जो ये पहली फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हमने y से डिनोट किया गया है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहते हैं, या डिपेंडेंट क्वांटिटी इसको कहते हैं, जैसा कि मैं कह रहा था। और जो ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी फिजिकल जिसके वैल्यू पर ये वैल्यू डिपेंड करता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, और इसी पर फिर ग्राफ प्लॉट किया जाता है वेरिएशन को दिखाने के लिए। आई होप कि ये क्लियर है। तो साथ में ये भी याद रखेंगे कि जब हमारे पास एक प्लेन होगा, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन को हम इक्विप करेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ, उस वक्त इस प्लेन का नाम हम रखते हैं कार्टेशियन। क्या रखते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। और जो ये सिस्टम है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का सिस्टम जो है, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहा जाता है। आई होप कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो जो ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स। तो जो ग्राफ की डेफिनेशन है, वो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है, क्योंकि मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि ग्राफ हमेशा किसी रिलेशन का ड्रॉ किया जाता है, जो रिलेशन में यूजुअली लिख रहा था इस तरीके से, y is equal to f of x, y is equal to f of x, जो मैं इस फॉर्म में लिख रहा था। या कभी-कभार इस तरीके से भी हो सकता है, x is equal to f of y, x is equal to f of y। लेकिन याद रखना है, x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर पहले हम नोटिस करेंगे कि कौन-कौन सी रिलेशन है। तो पहले हम पहली वाली रिलेशन को लेंगे। जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, इन रिलेशंस के स्टैंडर्ड ग्राफ्स को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिलेशंस है, तो इनके ग्राफ्स को हम पहले स्टडी करेंगे। तो हम पहली जो रिलेशन है वो लेंगे। उसमें हम लेंगे ए पाथ, उसमें है बी पाथ, उसमें है सी पाथ और उसमें है डी पाथ। जो पहली रिलेशन है, उसके 4 फॉर्म्स है। वो क्या है? y इज़ इक्वल टू mx। तो पहली फॉर्म है y इज़ इक्वल टू mx। तो यहाँ पर f ऑफ x mx के बराबर है। या y इज़ इक्वल टू माइनस mx। दूसरा है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। चौथा है y इज़ इक्वल टू माइनस mx प्लस c, जहाँ पर साथ में आप नोट करेंगे y क्या है? y है पॉजिटिव नेचुरल रियल नंबर। y क्या है? ये एक पॉजिटिव नंबर है। y हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो इसी के ग्राफ को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट लेयर में। तो जो हमारा पहला है, जो हमारा पहला चीज डिस्कस करनी है, या पहला ग्राफ हमें डिस्कस करना है, वो क्या है? वो है, उसमें है a पाथ y is equal to mx। y is equal to mx, ये हमारा पहला है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो इसका ग्राफ है, तो इस तरीके से लिखेंगे हम, जो इसका क्या है? ग्राफ है। इसका ग्राफ क्या है? वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है,
passing through origin, passing through origin और साथ में ही and passing through origin and lying in first and third quadrant. तो क्या है y इज इक्वल mx का ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन में से गुजरती है और साथ में ही ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। तो फिर से हम पहले फिगर लेयर नंबर फर्स्ट पर जाएंगे या बोर्ड नंबर फर्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इस प्लेन के 4 डिविजन्स करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको याद रखना है। ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए वापस से हम तो एक स्ट्रेट लाइन जो y इज इक्वल टू mx y इज इक्वल टू जो हमारा mx है, y इज इक्वल टू mx जो है उसका ग्राफ क्या है? उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है which is passing through the origin and which lies in the first and the third quadrant, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो चलिए इसका जो ग्राफ है वो हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास होगी एक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये हमारी है x एक्सिस, ये हमारी है y एक्सिस। लिखते हैं x o x डैश, जिसको कहते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। और ये हमारा था y o y डैश। तो कैसी है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से है। तो जो ये ग्राफ है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो ये स्ट्रेट लाइन है which is passing through, स्ट्रेट लाइन है which is passing through y is equal to mx, ये इसका स्ट्रेट लाइन है which is passing through origin, और जो किस क्वाड्रेंट में है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये तो हुआ पहला ग्राफ। y is equal to mx, साथ में क्या लिखना है? जहां पर m एक पॉजिटिव रियल नंबर है। जिसमें दूसरा ग्राफ आता है उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। दूसरा ग्राफ इसमें जो आता है वो है y is equal to minus mx, y is equal to minus mx, जहां पर m एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसका ग्राफ कैसे है? इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है जो पास हो रहा है, passing through origin, passing through origin, but lying in किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप कि ये भी क्लियर है। y इज इक्वल टू माइनस mx का जो ग्राफ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होता है जो ओरिजिन में से गुजरता है, लेकिन किस क्वाड्रेंट में आते हैं? वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आते हैं, तो चलिए इसका भी ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ये आएगा x o x डैश, यहाँ पर आएगा y o y डैश। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ओरिजिन में से जो गुजरता है, थ्रू द ओरिजिन।
तो इसकी रिलेशन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ग्राफ भी क्लियर हो गया है। तो इसके बाद तीसरा जो ग्राफ आता है, जो हमारा तीसरा ग्राफ जो आता है, वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पर m क्या है? m है पॉजिटिव इंटीजर एंड विदाउट द लॉस ऑफ जनरैलिटी मैं कह रहा हूँ c भी है पॉजिटिव। c पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इस पे हम ले रहे हैं c पॉजिटिव ही है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा ग्राफ? इसका ग्राफ होगा जहाँ पर m पॉजिटिव है, तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं यहाँ पर, वो क्या है कि जब m पॉजिटिव होता है और हमारे पास m के आगे पॉजिटिव साइन ही होता है, तो जो हमारा ग्राफ आता है वो एक तरीके से इंक्रीज़ होता है। वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर से इंक्रीज़ होता है राइट हैंड टॉप कॉर्नर तक। लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर से वो इंक्रीज़ होता है राइट हैंड टॉप कॉर्नर तक। इसके बरक्स जब हमारे पास m पॉज़िटिव होता है लेकिन m के आगे नेगेटिव साइन आता है, तो उस वक़्त ग्राफ डिक्रीज़ होता है। इस तरीके से ये होता है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर से डिक्रीज़ होता है राइट हैंड बॉटम कॉर्नर की तरफ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब m के आगे पॉज़िटिव नेगेटिव साइन होता है। यहाँ पर m के आगे पॉज़िटिव साइन है, तो इसीलिए ये ग्राफ इंक्रीज़ होगा लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर से राइट हैंड टॉप कॉर्नर तक। तो इसका जो ग्राफ भी है, वो भी स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन पास किधर से हो रहा है? पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, लेकिन किस पॉइंट में से पास हो रहा है? ये 0, C पॉइंट में से पास हो रहा है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग। It is, it shows increasing trend. It shows increasing trend. ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको अब समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो हो रही है, दिस ग्राफ। इसको मैं कहूँगा इंक्रीजिंग, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है। डिक्रीज, क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्यों हो रहा है डिक्रीज? पहले हम देखेंगे इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज। जब x का वैल्यू इंक्रीज होगा, यहाँ से जब x का वैल्यू इंक्रीज होगा, y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कॉरस्पॉन्डिंग अगर x का वैल्यू यहाँ पर से a है, इसका वैल्यू दिस के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास a डैश आएगा। अगर a का वैल्यू यहाँ पर से b है, x का वैल्यू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से आएगा हमारे पास b डैश। ऑब्वियसली यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं a डैश भी ग्रेटर देन है b डैश के। तो जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होता है, y का वैल्यू भी साथ में ही इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पर है। यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड है। यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर a है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ग्राफ पर पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर y एक्सिस का पॉइंट है, तो a डैश आएगा। और यहाँ पर फॉर से बी हमारा आ रहा है, से यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। बी हमारा यहाँ पर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा बी डैश यहाँ पर आएगा। हम नोटिस करते हैं कि ए ग्रेटर देन है बी, लेकिन नेगेटिव में जो लेस नेगेटिव होता है वही बड़ा होता है। यहाँ पर ये लेस नेगेटिव है, से ये -2 है, ये -3 है। तो इसीलिए जो ए डैश है वो किससे ए डैश होता है, हम कहेंगे ए डैश होगा, यहाँ पर a है लेस देन b, a क्या है? लेस देन b, लेकिन a डैश है बड़ा b डैश से। यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, a डैश है, a है लेस देन b, और सिमिलरली a है लेस देन b, और a डैश है लेस देन b डैश। ये मैंने थोड़ा रिवर्स लिख लिया था।
तो यहाँ पर A डैश A लेस देन B है, लेकिन A डैश बड़ा है B से, तो रिवर्स ट्रेंड जैसे ही X इंक्रीज़ होता है, Y डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये डिक्रीज़िंग ट्रेंड यहाँ पर फ़ॉलो हो रही है, तो इस इंक्रीज़िंग डिक्रीज़िंग ट्रेंड को याद रखना है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0, C एंड इट शोज़ एन इंक्रीज़िंग ट्रेंड, तो इंक्रीज़िंग जैसे ही X इंक्रीज़ होगा, Y भी इंक्रीज़ होगा। तो चलिए इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस फ़ॉर्म का आता है। तो ये हमारी है एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश। तो पहले हम फॉलो करेंगे कि जो हमारा पॉइंट है 0 कमा सी वो कहाँ पर है। तो 0 कमा सी हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये हमारा है 0 कमा सी पॉइंट, 0 कामा सी पॉइंट। अब या तो ये डिक्रीज़ हो सकता है, इंक्रीज़िंग, लेकिन यहाँ पर एम के आगे पॉज़िटिव साइन है, तो इसीलिए इंक्रीज़िंग ट्रेंड होगी। तो इसी में से ये ग्राफ गुज़रता है इस तरीके से। तो ये किसको रिप्रेज़ेंट करता है? तो जो ये ग्राफ है, ये रिप्रेज़ेंट करता है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। जो ये c है, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ये भी आप याद रखिए। C को कहते हैं y इंटरसेप्ट, M को कहते हैं स्लोप। इसका स्लोप पॉज़िटिव है और उसका स्लोप नेगेटिव होता है। जो x का कोएफ़िशिएंट है उसी को स्लोप कहते हैं। तो ये तो था तीसरा ग्राफ, इसके बाद आता है चौथा ग्राफ। y इज़ इक्वल टू माइनस mx प्लस c, y इज़ इक्वल टू माइनस mx प्लस c, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ हम देखेंगे, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। और साथ में आप याद रखिए m क्या है? m है पॉज़िटिव, c भी क्या है? c भी है पॉज़िटिव। STR स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू passing through 0 comma C, and it shows decreasing trend. It shows decreasing trend. तो ये क्या दिखा रहा है? डिक्रीजिंग ट्रेंड मीन्स जैसे ही x इंक्रीज होगा y का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो भी हम प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ किस तरीके से आता है? तो ये हमारा है x o x डैश, ये हमारा है y o y डैश। तो चलिए देखते हैं इसकी डिक्रीजिंग ट्रेंड किस तरीके से आती है। पहले हम लोकेट करेंगे पॉइंट को, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर है, 0 कामा C हमारा पॉइंट। ये होती है इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर हम इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, ये होगी इंक्रीजिंग ट्रेंड। मीन्स x जैसे इंक्रीज होगा y भी, ये होती है डिक्रीजिंग ट्रेंड। जैसे ही x इंक्रीज होगा y होगा डिक्रीज। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये किसका ग्राफ है? y इज़ इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये हमारे पास 4 ग्राफ्स आ गए। पहले है y इज़ इक्वल टू mx, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है व्हिच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। इसी तरीके से हमारे पास है y इज़ इक्वल टू माइनस mx, तो इसका ग्राफ भी आता है ओरिजिन में जो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है। और y इज़ इक्वल mx प्लस c, जो उसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है और जो ओरिजिन में से नहीं गुजरता है बल्कि पॉइंट 0 कामा c में से गुजरता है। और y इज़ इक्वल टू माइनस mx प्लस c, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन में से पास तो नहीं होता है, लेकिन पॉइंट 0 कामा c में से पास होता है और साथ ही में डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है। तो ये तो आ गए हैं। तो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c क्या हमें रिप्रेज़ेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेज़ेंट करता है। अगर c 0 के बराबर होगा तो वो ओरिजिन में से पास होता है, अगर c 0 के बराबर नहीं होगा तो वो पास होता है 0 कामा c में से।
और अगर m हमारे पास m का जो साइन है, m तो पॉज़िटिव होता है, लेकिन m के आगे जो साइन है, अगर वो पॉज़िटिव है तो इंक्रीज़िंग ट्रेंड हमारे पास होती है और अगर वो साइन नेगेटिव है तो डिक्रीज़िंग ट्रेंड हमारे पास होती है। C को कहते हैं y इंटरसेप्ट और m अलोंग विद द साइन इसको कहा जाता है स्लोप। अगर हम इस तरीके से कहेंगे अगर स्लोप पॉज़िटिव होगा तो इंक्रीज़िंग ट्रेंड है, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो हमारे पास एक डिक्रीज़िंग ट्रेंड आती है। तो ये तो था पहला सेट ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफ्स।